अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो फाउंडर है ही वाज फ्रेडरिक विंसलो टेलर। एफ डब्ल्यू टेलर ने ये मॉडल प्रपोज़ किया। और सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। इंट्रोडक्शन ये है कि एफ डब्ल्यू टेलर जो था इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि उसने ये मॉडल जब प्रपोज़ किया ना तो ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट हुआ। और इस मॉडल की वजह से उसको टाइटल दे दिया गया फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसने क्या किया कि इसने क्लासिकल जो अप्रोच थी मैनेजमेंट की उसको रिजेक्ट किया। क्लासिकल अप्रोच से मुराद कि पुराना जो तरीका था कि एक काम जो है वो डिफ़ाइन किए बगैर वर्कर्स को लाया जाता था इंडस्ट्री के अंदर, वो उनको कहा जाता था आपने ये काम करना है। तो वो काम जो 2 या 3 बंदे कर सकते थे वो 5 या 6 बंदों से करवाया जाता। और इस चीज़ को उसने रिजेक्ट किया, क्लासिकल अप्रोच को। तो क्योंकि डिफ़ाइन नहीं किया जाता, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई इनपुट आउटपुट डिफ़ाइन नहीं की गई, बस बंदे लगा दिए काम पे, जिस चीज़ को उसने रिजेक्ट किया। अब उसने क्या किया, उसने कहा कि अपने मॉडल के अंदर उसने कहा कि हम साइंस को अप्लाई करेंगे, किसमें, मैनेजमेंट के अंदर। और उसने वही काम किया कि साइंस को मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई किया, जो आगे हम उसके साइंटिफिक अप्रोच को जब हम आगे नीचे जाके पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि कैसे उसने अप्लाई किया। फिर उसने क्या, ये मॉडल कैसे वो किया उसने उसने बेसिकली अपने 25 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जो एज एन इंजीनियर और मैनेजमेंट कंसल्टेंट उसने गेन किया था, उस एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए उसने ये मॉडल प्रपोज़ किया। और जिसकी वजह से इसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया। और उसने एक बहुत अच्छा मॉडल प्रपोज़ किया। ये कुछ शॉर्ट्स इंट्रोडक्शन है इस क्वेश्चन का अगर आप लिखेंगे। और ये एक एमसीक्यूज़ भी है कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको कहा जाता है, ही वाज एफ डब्ल्यू टेलर। अब उसने ऑब्जर्वेशंस क्या ली, जिन ऑब्जर्वेशंस की बेस के ऊपर फिर उसने अपना साइंटिफिक मॉडल दिया। जो ऑब्जर्वेशंस उसने ली वो ये थी कि उसने पहली बात की, उसने कहा कि वर्कर्स बड़े लेज़ी होते हैं और वो डिसलाइक करते हैं वर्क को। पहली बात कि डिसलाइक करते हैं और लेज़ी होते हैं। और दूसरी बात उसने कही कि वो डिसलाइक करते हैं वर्क और लेज़ी होते हैं इस वजह से क्योंकि वर्क को प्रॉपर डिज़ाइन नहीं किया जाता। जब डिज़ाइन नहीं होता तो वर्कर्स उसको काम को समझ नहीं पाते, वो उनको स्पेसिफिसिटी ऑफ वर्क नहीं होती और वो उनको डिफ़िकल्ट नज़र आता है काम, जिसकी वजह से वो उसको डिसलाइक करते हैं। और फिर उसकी वजह से वो काम लेंथी भी हो जाता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ये कुछ उसकी 2 ऑब्जर्वेशंस थी जिनकी सामने रखते हुए उसने फिर अपना साइंटिफिक मॉडल दिया। उसका जो साइंटिफिक मॉडल था उसके अंदर उसने 2 बातें की। पहली जो बात उसने की, अब हम उसका साइंटिफिक मॉडल पढ़ने जा रहे हैं। पहली जो अपने साइंटिफिक मॉडल के अंदर उसने बात की, उसने कहा कि वन बेस्ट वे टू डू अ वर्क। उसने कहा एक काम को करने के नंबर ऑफ़ वेज़ हो सकते हैं या होते हैं। तो होना क्या है कि मैनेजर जो होगा, साइंटिफिक मैनेजर जो होगा, जो लोगों को मैनेज कर रहा है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका ये काम है कि वे एक काम को करने के अगर 10 तरीके हैं तो उन 10 में से जो सबसे बेस्ट तरीका है एक, उसको वो ढूंढे और उस तरीके से वर्कर्स जो हैं उनसे वो काम करवाए। तो साइंटिफिक मैनेजर शुड फाइंड दैट वे। तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है, जो साइंटिफिक मैनेजर है, जो उन लोगों को मैनेज कर रहा है वर्कर्स को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, उसने दूसरी बात ये की कि पहली बात ये है कि वन बेस्ट वे टू डू आ वर्क फाइंड करना है। दूसरी बात उसने टाइम एंड मोशन स्टडीज़ की। उसने टाइम एंड मोशन स्टडीज़ की। और टाइम एंड मोशन स्टडीज़ क्या हैं, उसने ये किया कि किसी काम को करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम रिक्वायर्ड होता है। उस टाइम के अंदर क्या होता है कि कुछ बॉडी मूवमेंट, सम बॉडी मूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू डू आ वर्क इन दैट पर्टिकुलर टाइम। उस टाइम के अंदर कुछ बॉडी मूवमेंट्स होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। फॉर एग्जांपल वो बॉडी मूवमेंट्स क्या हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक किसी इंडस्ट्री के अंदर कोई ट्रक आ गया, उसको अनलोड करना है, तो कुछ बॉडी मूवमेंट्स तो चाहिए ना। एक वर्कर मिसाल के तौर पे ट्रक के ऊपर चढ़ेगा, वो चीज़ें उठा के दूसरे वर्कर को देगा, वो वर्कर जो है तीसरे को देगा जो नीचे रख रहा होगा, या चौथा आगे उनको सेट करता जा रहा है, किसी सीक्वेंस में रखता जा रहा है। तो ये बॉडी मूवमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं उस ट्रक को अनलोड करने के लिए। तो वो वर्क था जो पर्टिकुलर टाइम के अंदर कुछ वर्कर्स मिले, उन्होंने बॉडी मूवमेंट्स की और वो वर्क कंप्लीट किया। तो उसने 2 बातें ये की, वन बेस्ट वे टू फाइंड टू डू अ वर्क
एक तो वो फाइंड करना है और उस तरीके से काम करना है, और दूसरा ये कि टाइम एंड मोशन स्टडीज़ करनी है कि उस पर्टिकुलर वे जो हमने 10 तरीक़ों में से एक सेलेक्ट किया है उसके अंदर आप कम से कम टाइम के अंदर कम से कम बॉडी मूवमेंट्स करके उस काम को कंप्लीट करना है उस तरीके के साथ। अच्छा, अब आगे क्या है कि बेस्ट वे कौन सा हुआ फिर किसी काम को करने का। वन बेस्ट वे टू कंप्लीट अ वर्क इज़ लेस टाइम एंड लेस बॉडी मूवमेंट। तो जाहिर है फिर जो हमने पहले बात की वही फिर दोबारा होगी कि बेस्ट वे कौन सा है किसी काम को कंप्लीट करने का जिसके अंदर कम से कम टाइम लगे और लेस बॉडी मूवमेंट्स रिक्वायर्ड हों, तो वो सबसे बेस्ट तरीका होगा काम करने का। तो ये बेसिकली उसने साइंस अप्लाई की अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। नंबर 1 इज़ बेस्ट वे फाइंड करना है, नंबर 2 के टाइम एंड मोशन स्टडीज़ की उसने। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने पहली एग्ज़ाम्पल दी कि ट्रक को अनलोड करना है तो वो तरीके हैं। दूसरा पैकिंग इंडस्ट्री है, पैकिंग इंडस्ट्री के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल पैकिंग की जा रही है, कुछ वर्कर्स बैठे हैं पैकिंग कर रहे हैं। अगर वो पैकिंग इतनी किसी बड़ी पैकिंग कर रहे हैं जो कि उठाना भी मुश्किल है, फिर उसको उठाने के लिए मोर देन 1 और 2 वर्कर्स रिक्वायर्ड हैं, आगे रखना फिर मुश्किल है, तो उसको बेस्ट तरीका करने का क्या है कि वो छोटी पैकिंग करें जो जल्दी हो जाए, आसानी से एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस की जा सके और इजीली फिर दोबारा आगे लोड की जा करके दूसरी जगहों पर ट्रांसफ़र की जा सके। तो ये एक बेस्ट तरीका है काम करने का। तो वो कहता है कि इस तरीके के साथ बेस्ट वे फाइंड करना और फिर टाइम एंड मोशन स्टडीज़ करके वर्क को साइंटिफिकली डिज़ाइन करना किसकी ज़िम्मेदारी है, मैनेजर की। और साइंटिफिकली वर्क को डिज़ाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले मैनेजर ने इनपुट डिफ़ाइन करनी है कि काम करना क्या है और क्या क्या हम उसके लिए इनपुट देंगे। दूसरा ये मतलब एक काम है पैकिंग ही करनी है, उसके लिए कितने वर्कर वो देगा, ये इस तरीके से मैनेजर जो है वो इनपुट दे रहा है। अब बेस्ट वे उसने फाइंड करना है, प्रोसेस नंबर 1 डिफाइन इनपुट, नंबर 2 प्रोसेस, नंबर 3 आउटपुट। तो प्रोसेस क्या होगा, अब ये प्रोसेस के अंदर वो दोनों चीज़ें आ गई जो पहले उसने बात की, बेस्ट वे टू डू अ वर्क एंड नंबर 2 टाइम प्लस मोशन स्टडीज़। तो यहाँ पर मैनेजर ने उस काम को करने का प्रोसेस बताना है कि उस बेस्ट वे उसने कौन सा सेलेक्ट किया हुआ है और फिर किस किस तरीके से टाइम एंड मोशन स्टडीज़ उसने करके कम से कम बंदों के ज़रिए कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना है। और फिर आउटपुट वो देखेगा कि जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था क्या उसी तरीके से आउटपुट उतनी ही आउटपुट आ गई जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था। तो वो कहता है कि साइंटिफिकली किसी काम को डिज़ाइन करने के लिए एक मैनेजर जो होगा, साइंटिफिक मैनेजर जो होगा, उसने ये 3 चीज़ें डिफ़ाइन करनी है। इस तरीके से वो फिर साइंटिफिक मैनेजमेंट कर पाएगा। ये तो था उसका साइंटिफिक मैनेजमेंट का मॉडल। अब हम इसको क्रिटिकली एनालाइज कर लेते हैं कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं इस मॉडल के। तो क्रिटिकल एनालिसिस के अंदर पहली चीज़ जो हम देखेंगे दैट इज़ मेरिट्स। मेरिट्स क्या हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क हो गई है। जब ये एक प्रोसेस इनपुट फिर प्रोसेस और आउटपुट एक चीज़ डिफ़ाइन कर दी वर्कर ने, साइंटिफिकली किसी काम को करने के लिए एक डिज़ाइन बना के दे दिया, तो अब क्या हो गया वर्क स्टैंडर्डाइज हो गया। तो इसका स्टैंडर्डाइज होने का क्या मतलब है कि एक तरीका डिफ़ाइन कर दिया किसी पर्टिकुलर काम को करने का। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा पहला एक ये हुआ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैनेजर था जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करवा रहा था वर्कर से, सडनली वो चला गया छोड़कर। जो नया मैनेजर आएगा तो उसके के लिए आसानी क्या होगी कि वर्क डिफ़ाइन होगा, किस प्रोसेस के तहत हो रहा था, क्या इनपुट दी जा रही थी और क्या आउटपुट एक्सपेक्ट की जा रही थी और क्या आउटपुट मिल रही थी। तो अब क्या हो गया, जो नया मैनेजर आएगा वो आसानी से उस काम को समझ लेगा कि किस तरीके से काम हो रहा था और अब मैंने इसको कैसे कंटिन्यू करना है। एक बड़ा फ़ायदा ये। दूसरा ये कि मैक्सिमम एफिशिएंसी इससे मिलेगी। जो मैनेजर होगा या ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव करेगी इसके ज़रिए, क्योंकि एक प्रोसेस के ज़रिए बेस्ट वे और कम टाइम और कम मोशन स्टडीज़ के ज़रिए काम हो रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी अचीव होगी। नंबर 3 हाईली डिसिप्लिन्ड हो गया। जब रूल रेगुलेशन डिफ़ाइन हो गए, एक प्रोसेस डिफ़ाइन कर दिया, तो हाईली डिसिप्लिन भी हो गया। फिर क्या हुआ, स्पेसिफिसिटी ऑफ वर्क।
स्पेसिफिसिटी ऑफ वर्क का मतलब है कि जो वर्कर होंगे उनको काम की वजाहत हो जाएगी, क्लियरेंस हो जाएगी, क्लैरिटी आ जाएगी उनके समझने के अंदर। उनको पता होगा कि ये इनपुट है, हमने इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए ये आउटपुट देनी है। तो इस तरीके से वो वजाहत हो जाएगी काम की, जो आसानी से वो समझ के उसको कंप्लीट करेंगे। ये तो थे कुछ फ़ायदे। अब इसके कुछ डीमेरिट्स या नुकसानात भी आप कह सकते हैं। वो क्या हैं कि हाईली मैकेनिकल, ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा मॉडल है जो इंसान को, वर्कर को मशीन की तरह यूज़ कर रहा है। मशीन की तरह यूज़ करने की वजह से क्या है कि वो इंसान को जो है ना मशीन की तरह यूज़ करके उसका बहुत सारे नुकसानात कर रहा है। दूसरा ये कि उसको मतलब आगे हम देखते हैं कि जब वो मशीन की तरह यूज़ करता है उसको, तो फिर उसके हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाएंगे और बाकी मसले। इन ह्यूमन अप्रोच है। इन ह्यूमन अप्रोच मैंने क्यों कहा इसको कि इन ह्यूमन इस वजह से है कि एक्स्ट्रा वर्क लिया जाता है वर्कर से, उसको लालच दिया जाता है कि अगर वो एक्स्ट्रा काम करेगा तो उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। तो इंसेंटिव्स उसको ह्यूमन समझ के नहीं बल्कि ज़्यादा काम करने की वजह से दिए जाते हैं। फिर जब वो ज़्यादा काम उससे लिया जाता है कम टाइम के अंदर, तो उससे वो अनफिट हो जाता है, इनएफिशिएंट हो जाता है ज़्यादा काम करने की वजह से। इसके साथ साथ उसके हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, और फिर हेल्थ इशू, बीमार हो गए। इसके अलावा जब वो हर वक्त काम में लगा है तो उसकी सोशल सेग्रीगेशन भी हो जाती है। सोशल सेग्रीगेशन का मतलब है कि हर वक्त जब वो काम में लगा हुआ है तो सोसाइटी से वो अलग हो के रह गया, उसकी जो रिलेटेडनेस है वो ख़त्म हो गई है, सोशल गैदरिंग से वो निकल गया है। तो ये मैंने कुछ फ़ायदे और नुकसानात इसके लिखे। आप इसको मज़ीद अगर आपके जहन में इस मॉडल को देखते हुए इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स जहन में आते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ यू, ये आपका एनालिसिस है। तो ये था मॉडल। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और मज़ीद दोबारा इसको डीपली समझने के लिए आप वीडियो को 2-3 दफ़ा देखेंगे तो ज़रूर समझ आएगी। थैंक यू।